देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लाख टके की बात में सबसे पहले बात बिहार की सियासत, बात चिराग पासवान की, लोक जनशक्ति पार्टी की। वो चिराग पासवान जिनको आज लगा है एक बड़ा झटका, बाहर से नहीं बल्कि अपने परिवार से, अपनी पार्टी से। चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस के घर पे पहुंचे हैं, खुद गाड़ी चला करवाए हैं, गाड़ी उनकी खड़ी है पशुपति कुमार पारस के गेट पर। लगातार चिराग पासवान गाड़ी का हॉर्न बजा रहे हैं। चिराग तले बगावत हो स्पीकर साहब को मैंने कल रात में 8:30 बजे उनको कागज दे दिया। लोक जनशक्ति पार्टी टूट की कगार पर पहुंच गई। बगड़ी बगावत जो है एलजेपी में इस वक्त है। चिराग पासवान इस वक्त देखिए निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर अपने चाची से मुलाकात की है लेकिन चाचा नहीं मिले। एलजेपी से चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालत ये हो चुकी है कि चिराग को अपने चाचा के घर एंट्री तक के लिए जूझना पड़ा। एलजेपी का बंगला चिराग से छीन लिया गया। तस्वीरें दोपहर करीब 12 बजे की है, जब अपने चाचा और हाजीपुर से लोकसभा सांसद पशुपति कुमार पारस के दरवाजे तक चिराग खुद कार चलाकर पहुंचे। करीब आधे घंटे तक लगातार हॉर्न बजाते रहे, बंगले में एंट्री की कोशिश करते रहे। पशुपति कुमार पारस के गेट पर लगातार चिराग पासवान गाड़ी का हॉर्न बजा रहे हैं लेकिन गेट नहीं खुल रहा है। हालांकि पशुपति कुमार पारस अपने घर पर अभी नहीं है, वो कहीं निकले हैं सारे सांसदों के साथ बैठक करने के लिए। और चिराग पासवान के साथ राजू तिवारी भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार गाड़ी का हॉर्न बज रहा है और गाड़ी के अंदर चिराग पासवान और राजू तिवारी बैठे हैं। कोई भी दरवाजा खोल नहीं रहा है। चिराग अपने चचा के बंगले में एंट्री करने की जिद पाले हुए थे। वहीं उनके आने से करीब 15 मिनट पहले पशुपति पारस अपने आवास से निकल गए थे। पारस चिराग से बगावत करने वाले सांसदों के साथ मीटिंग करने निकले थे। खगड़िया से एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर के बंगले पर एलजेपी के बागी 5 सांसदों की बैठक पहले से तय थी। चाचा पारस के बंगले के बाहर काफी इंतजार के बाद चिराग ने एंट्री ली। चिराग 1 घंटे तक उनका इंतजार करते रहे। उधर पारस एलजेपी के 4 दूसरे सांसदों के साथ स्पीकर से मुलाकात कराए। बताया जा रहा है कि चिराग बड़े बेआबरू होकर बिना पशुपति पारस से मिलकर लौट आए। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक इंतजार करने के बाद चिराग पासवान बिना मिले पशुपति कुमार पारस से उनके घर से निकले। लगातार हम लोगों की कोशिश रही कि चिराग पासवान कुछ बात करे लेकिन उन्होंने बात नहीं की और उसके बाद वो निकल गए। राजू तिवारी भी साथ में है। बताया जा रहा था कि कुछ वो प्लान के साथ यहाँ पर आए हुए थे और उससे उसी मुद्दे पर वो बात करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक चिराग पार्टी को लेकर एक तरफा फैसले ले रहे थे। इसे लेकर पार्टी में विद्रोह के हालात हो गए। अब आप बगावत की पूरी क्रोनोलॉजी भी समझिए। चिराग ने बिहार में एनडीए से अलग होने का एक तरफा फैसला लिया। आरोप है कि चिराग ने खुद ही गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया था। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेता गठबंधन तोड़ने के पक्ष में नहीं थे। इसके अलावा नीतीश के खिलाफ चिराग के हमले से भी पार्टी नेता नाराज थे। चिराग पर कई पार्टी नेताओं की अनदेखी का भी आरोप है। पिछले साल बिहार चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग खुलकर सामने आ गए थे। बताया जा रहा है कि पार्टी सांसद और कार्यकर्ताओं के बीच चिराग के इस रुख से नाराजगी बढ़ गई। इस बीच पशुपतिनाथ पारस ने चिराग के आरोप पर कहा कि उन्होंने पार्टी तोड़ी नहीं बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी को बचाया है। उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व आकर हमारी पार्टी में छेद डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी। साफ है कि एलजेपी पर पशुपति कुमार पारस का कंट्रोल हो गया है। एलजेपी में चिराग बुझाने को पशुपति कुमार ने पक्का दाव खेल दिया है। बिहार की सियासी जमीन पर बेहद कामयाब माने जाने वाले दलित मुस्लिम भूमिहार का कॉम्बिनेशन बनाकर नई सियासी लकीर खींचने की कोशिश की है। जेडीयू ने एलजेपी में जारी उठापटक पर चुटकी ली। ये उनका निर्णय होगा और बूझ चुका है चिराग, समझे ना। हम लोग बदले की भावना से कभी काम नहीं करते। मैंने तो कहा कि जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। साल 2020 में पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग ने पार्टी की कमान संभाली थी,
लेकिन महज 1 साल बाद ही एलजेपी से उनका कंट्रोल खत्म होता दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। पंजाब और राजस्थान, कांग्रेस शासित ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत की आवाज उठ रही है, लगातार आवाज उठ रही है और अब हाईकमान के स्तर पर भी कोशिशें की जा रही हैं इस आवाज को काबू करने की, हालात को सुधारने की। पंजाब से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस के अंदर सियासी घमासान मचा हुआ है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा खोल रखा है, तो राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट मोर्चाबंदी करने में लगे। राजस्थान में कई विधायक खुलेआम सचिन पायलट के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी जो बात उन्होंने की वो जायज बात करी उन्होंने पार्टी के सामने, और वो खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहे। वो 5 साल यहाँ अध्यक्ष रहे और उसके बाद जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके साथ जो नेतागण रहे जिन्होंने संघर्ष करा, उनकी बात को उन्होंने उठाया, तो जायज बात उन्होंने रखी। क्या अशोक गहलोत जी कह रहे हैं मैं बयान दे रहा हूँ, तो क्या मैं पायलट साहब से बयान पूछ के दे रहा हूँ? क्या मेरी मर्जी है, जो मुझे लग रहा है कि जो अच्छा है बुरा है, मैं खुद दे रहा हूँ, विवेक से दे रहा हूँ। ये मुझे कोई पायलट गुट से जोड़ के देखे जा रहे हैं मेरे बयान, तो जिन कार्यकर्ताओं की पीड़ा है वो पीड़ा मैं जाहिर करता हूँ। पार्टी सचिन पायलट को मनाने की कोशिश में लगी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी सचिन पायलट से बात कर चुकी हैं। पिछली बार भी सचिन पायलट की नाराजगी दूर करने में प्रियंका गांधी ने अहम भूमिका निभाई थी। आप अंदाज लगा सकते हैं, सारे विधायकगण मिले हैं, जो कैंडिडेट रहे वो मिले हैं, एमपीज मिले हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के मिले हैं, हारे हुए उम्मीदवार मिले हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट्स मिले हैं, सभी लीडर साहिबान मिले हैं। राजस्थान कांग्रेस में मची सियासी खींचतान के बीच राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का एक ट्वीट भी सुर्खियां बटोर रहा है। ये मौसम ही ऐसा है, आतुर हैं परिंदे घोंसले बदलने के लिए। मंत्री सुभाष गर्ग का ट्वीट सामने आया तो पायलट खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कुछ यूं जवाब दिया, कुछ परिंदे खुद का घोंसला कभी नहीं बनाते, वो दूसरों के बनाए घोंसलों पर ही कब्जा करते हैं। खुद का मतलब पूरा होते ही उड़ जाते हैं, अगले सीजन में फिर किसी का घोंसला कब्जा कर लेते हैं। घन से भटके परिंदे प्यास बुझाने के लिए कभी हैंडपंप तो कभी पोखर में चोंच मारते नजर आते हैं। मतलब राजस्थान में गहलोत और पायलट खेमा पूरी तरह आमने सामने नजर आ रहा है। ऐसे में राजस्थान की सत्ता को बचाने के लिए कांग्रेस हाईकमान के सामने पायलट की नाराजगी दूर करना बड़ी चुनौती है। तो पंजाब में सिद्धू संकट को हल करने में भी कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब संकट पर बनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद कैप्टन पर भरोसा जताया, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सत्ता वाले राज्यों में पार्टी के अंदर ही बगावती तेवर दिख रहे हैं, उससे आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए दोनों राज्यों की सत्ता पर संकट नजर आ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की कैबिनेट मीटिंग भोपाल से दूर सीहोर के एक रिजॉर्ट में हुई तो कांग्रेस ने सवाल दाग दिया कि आखिर ऐसी वजह क्या रही कि सरकार को सीहोर भागना पड़ा। तो वहीं महाराष्ट्र में भी सियासी बयानबाजी से माहौल गर्मा चुका है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने ऐलान कर दिया है कि अगले चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ेगी और सीएम के उम्मीदवार नाना पटोले हो सकते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत में गहमा गहमी दिख रही है। एमपी में शिवराज कैबिनेट की मीटिंग भोपाल से दूर सीहोर में एक रिजॉर्ट में हुई तो प्रदेश की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। भाजपा नेतृत्व को और मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि सीहोर के एक निजी होटल में बैठक रखने का क्या औचित्य। भोपाल के सरकारी भवन जहां बिना खर्च के बैठक हो सकती तो उसको छोड़कर इस कोरोना महामारी में इस बैठक को एक निजी होटल में क्यों रखा गया। वास्तव में तो ये बैठक वर्चुअल तरीके से होना थी, लेकिन यदि मिलजुल कर भी बैठक रखना थी तो ये क्यों एक निजी होटल में रखी गई। सीहोर के जिस रिजॉर्ट में शिवराज सरकार ने बैठक की, वो रिजॉर्ट पहली बार चर्चा में तब आया था जब 2019 में एमपी में कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी। तब अपने विधायकों को बीजेपी ने इसी रिजॉर्ट में ठहराया था और यहीं से सभी विधायक राजभवन पहुंचे थे। जो बयान उनके नेता दे रहे हैं उससे उनकी मानसिकता का पता पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस ने कोरोना महामारी में एक भी उनका लीडर न तो बाहर आया न किसी की मदद करी, और जो मदद करके आज उस पर समीक्षा कर रहे हैं तो कांग्रेस के तो पेट में दर्द होना ही। बैठक में सीएम के साथ तमाम मंत्री शामिल हुए और बैठक में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी और आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा की गई। तीसरा, अगर
थर्ड वेव अगर तीसरी लहर अगर आती है तो उससे मुकाबले की हमारी तैयारी, तो पहले से इस बार सारी व्यवस्थाएं हमको बनाने की पूरी तैयारी रखनी है, वो हमारी जवाबदारी है। हालांकि एमपी की शिवराज सरकार पर कोई संकट नहीं है, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से प्रदेश में सिंधिया के कैबिनेट में आने की चर्चाएं जोरों पर हैं, उससे कहीं न कहीं प्रदेश की सियासत में भी उठापटक के संकेत मिल रहे हैं। वहीं सियासत का एक खेल महाराष्ट्र में भी चल रहा है। हाल ही में सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत प्रधानमंत्री की तारीफ करते नजर आए। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस अगला चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस को चाहने वाला बड़ा वर्ग है और वो चाहते कि कांग्रेस खुद के बलबूते पे पुनः महाराष्ट्र में आए। ये लोगों की भावना है और उसका मैं सम्मान करता हूं। ऐसे में आगे इन दो राज्यों की सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है, किसकी लॉटरी लगती है और किसका खेल खराब होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात पश्चिम बंगाल की सियासत की। मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस में एक बार फिर बीजेपी से वापस क्या आए। लगातार अटकलों का दौर शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेता एक बार फिर अपनी घर वापसी कर सकते हैं। 2 मई को बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मुकुल रॉय की टीएमसी में एंट्री बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक था। मुकुल रॉय की घर वापसी के बाद से ही सियासी जानकार दावा करने लगे कि बीजेपी से अब बड़े पैमाने पर नेता और कार्यकर्ता टीएमसी ज्वाइन करेंगे। मुकुल रॉय की वापसी के बाद अब कोलकाता के सियासी गलियारों में चर्चाएं आम है कि राजीव बनर्जी टीएमसी में वापसी कर सकते हैं। इस कयासबाजी को उस वक्त और ताकत मिली जब बीजेपी नेता राजीव बनर्जी ने टीएमसी के महासचिव कुणाल घोष के घर जाकर मुलाकात की। राजीव बनर्जी इसे गैर राजनीतिक मुलाकात बताने से नहीं चूक रहे, लेकिन कोलकाता में जो सियासी बयार बह रही है उसे देखकर सियासी जानकार दावा कर रहे हैं कि राजीव बनर्जी जल्द ही पुरानी पार्टी में वापस लौट आएंगे। टीएमसी सूत्रों का दावा है कि 1-2 दिन में बीजेपी के कई नेता टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बीच बंगाल बीजेपी सियासी हिंसा के मुद्दे को बड़ा बनाने में जुटी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पॉलिटिकल किलिंग को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को सियासी हिंसा की जानकारी दी और पुलिस पर लगाया भेदभाव करने का आरोप। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। टूल किट मामले में बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट से बीजेपी को बड़ी राहत मिली है। पूर्व सीएम रमन सिंह और संबित पात्रा को राहत मिली है। कोर्ट ने एफआईआर पर कार्रवाई करने से रोक लगा दी है। आपको बता दें कि रमन सिंह और पात्रा ने मामले में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। इसी पूरे मामले पर अब राहत मिली है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को। और अब बात देश की बहस की, जिसके लिए आज का मुद्दा जो आपने चुना है वो मुद्दा है राम मंदिर के जमीन सौदे पर सवाल कितना जायज। इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ डॉक्टर की बात में वक्त है छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होगा।